हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंटेंडेड यूज क्या है, प्रोजेक्ट अलाइनमेंट, प्रॉम्प्ट एक्शन के बारे में, राइट। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ना इस चैप्टर को समझने के लिए ये समझना होगा कि जब हम लोन दे रहे हैं तो यहाँ पर लोन देना बैंक का केवल 50% जॉब होता है, और जो मॉनिटरिंग करनी है लोन की वो उसका अदर 50% में जाता है, राइट। तो इसी में अगर मान लो यहाँ पर आप एक बैंक के क्रेडिट ऑफिसर हो और आपने 5 करोड़ रुपीस का वर्किंग लोन दिया। आपने क्या किया? 5 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल लोन दिया। किसको दिया है? यहाँ पर लेट अस कंसीडर एबीसी का फाइनेंशियल लिमिटेड को दिया। अब अप्रेजल के टाइम पर जो सेल्स हो रही है, सेल्स यहाँ पर आपकी हुई है 20 करोड़ रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा हमारे पास में जो इन्वेंट्री बनी वो भी अच्छी बनी, रीपेमेंट हिस्ट्री भी अच्छी रही, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। एक साल के बाद में मान लो कि जो सेल्स थी, सेल्स आपकी 20 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पहुंच गई, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर जो दूसरे ओनर्स थे या फिर जो ये वाले ओनर थे, इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रियल एस्टेट में, फैक्ट्री में या फिर आग लग गई, कस्टमर ने पेमेंट्स करनी बंद कर दी, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होती चली गई, ऑब्सोलीट मतलब पुरानी होती चली गई। तो यहाँ पर बैंक सिंपली वेट करता रहेगा कि कब तक बोरोवर डिफॉल्ट करेगा? नहीं, बैंक यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है अपने बोरोवर्स को। यही हम लोन रिव्यू मैकेनिज्म या क्रेडिट मॉनिटरिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी पार्ट को अब हम यहाँ पर करेक्ट कर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंटेंडेड यूज है, प्रोजेक्ट कैसे अलाइन करना और प्रॉम्प्ट एक्शन हमारे पास क्या लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग टूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास में एक डॉक्टर की तरह समझना, एक डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म की तो ऐसा तो है नहीं पेशेंट को घर भेज देते हैं, सर्जरी होते ही पहले फॉलोअप्स वगैरह शेड्यूल करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बाद में डेवलप हो सकती है। तो बैंक्स भी एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं। एक लोन को सैंक्शन करने के बाद में सबसे पहले इंश्योर करें कि जो फंड्स है वो इंटेंडेड पर्पज से यूज हो रहे हैं। मान लो यहाँ पर बैंकों ने 50 लाख रुपए का लोन दिया है आपके राहुल को, तो अगर 50 लाख रुपए का लोन दिया राहुल को तो वो बैंक एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं राहुल से कि ठीक है, अगर इन्होंने लोन मशीन खरीदने के लिए लिया तो मशीन ही खरीदें। ऐसा ना हो कि अपने लिए कोई कार खरीद लें या प्लॉट खरीद लें या क्रिप्टो करेंसी खरीद लें, क्योंकि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ठीक है। क्या कहलाता है? ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स कहलाता है। तो ये तो आपको नहीं करना। फिर दूसरा ये कहते हैं कि हमारे पास में जो लोन सैंक्शन किया गया मशीन के लिए वो केवल मशीन के लिए यूज होना चाहिए, और हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि बिजनेस जो है वो ऐसे ही रन कर रहा है जैसा कि हमने प्रोजेक्ट किया था। कि भाई यहाँ पर हमारे पास में प्रोजेक्टेड इसकी सेल, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल 20 करोड़ की है, 6 महीने के बाद में एक्चुअल सेल हुई 10 करोड़ की। तो ये वार्निंग साइन है। बैंक देखेगा कि भाई सेल्स क्यों गिर रही है, डिमांड वीक है, कॉम्पिटिटर यहाँ पर कोई एंटर कर गए हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कैश फ्लो का इशू आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर डिफॉल्ट का वेट ना कर बैंक क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें और यहाँ पर करेक्टिव एक्शन ले लें। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है उसकी यहाँ पर बात की जाती है। कहते हैं कि डिस्पाइट सभी एफर्ट्स अगर बिजनेस डिटोरिएट हो रहा है तो बैंक डिसाइड करेगा कि रिकॉल कर ले लोन को, फर्दर डिसबर्समेंट बंद कर दे, मॉनिटरिंग बढ़ा दे, एनफोर्स करे सिक्योरिटी को। तो जितना जल्दी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है उतनी ही बेटर रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो मान लो फैक्ट्री की वैल्यू आज तो यहाँ पर 10 करोड़ है और बैंक यहाँ पर वेट कर रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास में, बैंक ने यहाँ पर देखा कि जो फैक्ट्री की वैल्यू थी वो 10 करोड़ से सीधे सीधे 4 करोड़ हो गई। तो ऐसे में बैंक के लिए तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बैंक क्या करता है, वो अर्ली रिकवरी की कोशिश करता है, हायर रिकवरी और अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करता है। तो अब हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे टूल्स यूज करेंगे क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट कंडक्ट की, जहां पर हम कहते हैं कि भाई देखो, अगर हम एक मान लो, ऐसा मानो आपने एक डिटेक्टिव हो, अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर टूल्स दे दिए गए कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले आप देखोगे कंडक्ट कैसा है अकाउंट का। तो यहाँ पर बैंक सिंपली क्या देख रहा है कि हाउ योर अकाउंट इज बिहेविंग, ठीक है। जो लोन अकाउंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में गुड कंडक्ट क्या होता है कि रेगुलर तो हमारे पास में डिपॉजिट्स आ रही हैं, रेगुलरली ही यहाँ पर विड्रॉल्स भी हो रहे हैं,
ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में इंटरेस्ट टाइम पर पे किया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे किया जा रहा है। बैड कंडक्ट क्या होगा कि फ्रीक्वेंट ओवरड्रॉ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर हमारे पास में जो आपकी कैश क्रेडिट लिमिट है उसको यूज कर लिया जा रहा है, ठीक है। 1 करोड़ की लिमिट है, बोरोवर यहाँ पर 1.10 करोड़ यूज कर रहे हैं, बैड साइन। रिटर्न हो रहे हैं चेक, कस्टमर ने इशू किए थे चेक्स और जो चेक्स हैं वो आपके बाउंस करने लग जाएं, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में इसका मतलब क्या है कि कैश की शॉर्टेज है, डिले हो रहा है स्टॉक स्टेटमेंट्स में। बोरोवर स्टॉक स्टेटमेंट्स जो हैं वो हर 2 महीने में सबमिट कर रहे हैं, जबकि करना हर 1 महीने में था। तो यहाँ पर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहे हैं। या टर्नओवर जो पहले मान लो 3 करोड़ था, अब वो यहाँ पर टर्नओवर आपका केवल 50 लाख रुपए रह गया, तो ये भी तो एक खराब सिग्नल ही हो गया ना। तो ये कहते हैं कि हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं या फिर दूसरे बैंक से राउट किए जा रहे हैं, बोरोवर डिपॉजिट कर रहे हैं सेल्स को दूसरे अकाउंट में, तो यहाँ पर बैंक में बिजनेस एक्टिविटी आपको नहीं दिख रही तो रिस्क बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ड्यू था 30 जून का, पे किया गया 30 अगस्त को, बैड साइन माना जाएगा। सप्लायर मान लो प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, बोरोवर ही पे नहीं कर रहे, बैंक पे कर रहे हैं, तो डिवॉल्वमेंट हो गया एलसी का, और बड़ी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई कि फंड बेस्ड फैसिलिटी बन गया ये, है ना। बैंक गारंटीज इन्वोक हो रही हैं कि बोरोवर अपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फेल कर गए परफॉर्म करने में, और बेनिफिशियरी ने बैंक गारंटी इन्वोक कर दी। अब आपके कस्टमर के लिए आपने गारंटी ली थी, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आपका लॉस होगा। तो बैंक क्या करेगा, वो मॉनिटरिंग बढ़ा देगा, इंस्पेक्शन ज्यादा करेगा, सभी सेल्स को बैंक अकाउंट के थ्रू राउटिंग करेगा, कन्वर्ट करेगा हाइपोथिकेशन को प्लेज के अंदर। तो मॉनिटरिंग डे टू डे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स क्रिटिकल इंसाइट्स देते हैं बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ में। फ्रीक्वेंट ओवरड्रॉ हो रहे हैं, रिटर्न चेक आते हैं, सबमिशंस में स्टॉक के और रिसीवेबल स्टेटमेंट्स के डिलेज होते हैं, टर्नओवर लो है, राउटिंग कर रही है ट्रांजेक्शन्स के अदर बैंक्स के साथ में, पेमेंट्स में डिले है इंटरेस्ट के या इंस्टॉलमेंट्स के, डिवॉल्वमेंट हो रहा है एलसीज का या बैंक गारंटीज का, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर आता है प्रेडिक्ट पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। अब पीरियोडिक स्टेटमेंट्स की यहाँ पर बात होती है कि जो बोरोवर हैं उनको यहाँ पर 2 चीजें सबमिट करनी है, एक तो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है, एक करनी होती है रिसीवेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये कहते हैं कि देखो हमारे पास में ये ना आपको यूजुअली हर महीने करनी है, ताकि हम यहाँ पर जो ड्राइंग पावर है वो ड्राइंग पावर को कैलकुलेट कर पाए। फाइन। अब इसी में हमारे पास में मान लो स्टॉक स्टेटमेंट में स्टॉक 1 करोड़ का है, रिसीवेबल 50 लाख के हैं, क्रेडिटर 20 लाख के हैं, तो बैंक रिकैलकुलेट करेगा डीपी को। तो बैंक यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, बैंक चेक करता है नॉन मूविंग स्टॉक। बैंक क्या देखता है, बैंक देखता है कि हमारे पास में अगर टीवी परचेज करे 3 साल पहले और ये अनसोल्ड हैं, तो ये एक यूजफुल सिक्योरिटी नहीं है। सपोज कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी 8 महीने की, तो जनरली जो रिसीवेबल्स हैं वो ओल्डर देन 8 मंथ्स हैं, उनको हम यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे और एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर, जब हम उनकी ड्रॉइंग पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है। बैंक ऑफिसर जाएंगे वेयर हाउस में, चेक करेंगे कि रिपोर्टेड स्टॉक यहाँ पर 1 करोड़ का है, एक्चुअल स्टॉक 60 लाख का है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास में 40 लाख रुपए का, ठीक है, क्या हुआ, फ्रॉड हो गया। तो बोरोवर को रेगुलर स्टेटमेंट्स यूजुअली जो मंथली हैं वो वेरीफाई करनी होती है ड्राइंग पावर के लिए। तो स्क्रूटनी स्टॉक की और रिसीवेबल स्टेटमेंट्स की होती है ना। रिसीवेबल स्टेटमेंट्स आपको पता है ना, जो पेमेंट्स आपको रिसीव होंगी। तो यहाँ पर नॉन मूविंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, एक्सक्लूड करोगे जो ओल्ड रिसीवेबल्स हैं टिपिकली ओवर 6 मंथ्स, क्रॉस चेक करोगे स्टेटमेंट्स को फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ में ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ताकि डिटेक्ट करो डेंजर सिग्नल्स को पहले। फिर आते हैं ऑडिट्स और स्टेटमेंट्स की तरफ। अब ऑडिट्स और स्टेटमेंट्स में क्या होगा, स्टॉक ऑडिट और रिसीवेबल ऑडिट की बात होती है कि हमें ना यहाँ पर जो मीडियम और लार्ज अकाउंट्स हैं इनके ऊपर काम करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर कंपनी के पास लेट अस कंसीडर 20 वेयर हाउस है अक्रॉस इंडिया, ब्रांच मैनेजर सभी को वेरीफाई नहीं कर रहे, तो बैंक अपॉइंट करेंगे प्रोफेशनल स्टॉक ऑडिटर को, वेरीफाई करेंगे कि क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ओनरशिप वैल्यूएशन कैसा है, वेरीफाई करेंगे कि स्टॉक स्टेटमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। तो हमारे पास में स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट होती है, क्रॉस चेक की जाती है रिलायबिलिटी बोरोवर की स्टेटमेंट की, वेरीफाई करते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस कोलेट्रल का। तो मीडियम से लार्ज अकाउंट्स हमारे जो होते हैं जहां पर रेगुलर इंस्पेक्शन आपका फिजिबल नहीं है या स्टॉक्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस आपने रखे हुए हैं, जैसे अमेजोन के अलग अलग लॉजिस्टिक्स है ना, तो यहाँ पर वेयर हाउसेस इतने सारे हैं, पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमारे पास ऑडिटर की जो रिपोर्ट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक मैक्रो व्यू देती हैं बिजनेस का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में रिवील करेंगे डाइवर्जन ऑफ फंड, फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज के लिए एसेंशियल है कि रिन्यू करें वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को। तो हमारे पास में हर साल बोरोवर सबमिट करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, ऑडिटर का रिपोर्ट। बैंक एनालाइज करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेट, कैश फ्लो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो अगर मान लो सेल्स बढ़ गई लेकिन हमारा कैश कम हो गया तो फिर ये पैसा कहाँ गया, बैंक को ये इन्वेस्टिगेट करना होता है। आगे समझ में। फिर यहाँ पर विजिट्स और इंटेलिजेंस, ये कहते हैं कि पीरियोडिक विजिट्स करनी है। ये सबसे पुराना मॉनिटरिंग मेथड माना जाता है जिसमें कि जो बैंक विजिटर ऑफिसर है वो फैक्ट्री ही विजिट कर रहा है। तो वो यहाँ पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि फैक्ट्री जो है क्या वो बिजी दिख रही है या मशीन्स खाली पड़ी हुई हैं। फिर वो देखेगा आपकी इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री में जो सामान है वो जा भी रहा है, सेल हो भी रहा है या नहीं कर रहा, स्टॉक एक्चुअली एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो बैंक का यहाँ पर चार्ज बोर्ड होता है, बैंक क्या करता है यूजुअली एक नोटिस आता है जिसमें कि स्टॉक हाइपोथिकेटेड टू द, देखो ऐसे लिखा होगा स्टॉक हाइपोथिकेटेड टू द, अब मान लो यहाँ पर हम बैंक का नाम लेते हैं बैंक एबीसी, तो बैंक एबीसी। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास में ऑफिसर चेक कर रहे हैं कि वेदर ये डिस्प्ले करा गया था या नहीं किया गया था, ठीक है। तो हमारे पास में पहले तो असर्टेन कर रहे हैं कि एक्टिविटीज जो है वो एंटिसिपेटेड लेवल्स के बराबर है, चार्ज एसेट्स वेरीफाइड किए जाएंगे, इंश्योर करेंगे कि बैंक के चार्ज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड हैं, जैसे ये स्टेटमेंट आपकी, ठीक है। फिर आते हैं मार्केट एंड क्रेडिटर्स, तो इंटरेक्ट करेंगे सिलेक्ट क्रेडिटर्स डेप्टर्स के साथ में, ऑब्टेन करेंगे मार्केट रिपोर्ट्स को रेटिंग एजेंसी से, और इंडस्ट्री की सेगमेंट हेल्थ देखेंगे कि भाई ओवरऑल इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है। फिर हम कंपनी की तरफ आएंगे। फिर नॉमिनी डायरेक्टर्स, एक्सेप्शनल केसेस में अगर लार्ज लिमिट्स हैं तो बैंक यहाँ पर एक नॉमिनी को अपॉइंट करते हैं ऑन द बोर्ड ताकि वो एक टैप रखे ऑन द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो हमारे पास में कभी कभी बैंक डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा सप्लायर्स कस्टमर्स के साथ में, बोरोवर कहते हैं कि भाई मेरे पास 5 करोड़ के रिसीवेबल है, बैंक कस्टमर से पूछेगा कि हाँ यहाँ पर आप बताओ 5 करोड़ के रिसीवेबल है, कस्टमर कहती कि नहीं मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया था। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोई ना कोई यहाँ पर फ्रॉड हुई है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटनी की जाती है बुक्स की, तो बैंक एग्जामिन करेगा सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, बाकी बैंक अकाउंट्स, ताकि डाइवर्जन ऑफ फंड्स पता चले। मार्केट रिपोर्ट्स में हम इंडस्ट्री के एसोसिएशन जैसे बताया था, रेटिंग एजेंसी, मार्केट सोर्सेज ये पता करेंगे। मान लो पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्लो डाउन होता जा रहा है इंडिया में, है ना, तो बोरोवर की पुअर परफॉर्मेंस देखेंगे, ये क्यों होगी, इंडस्ट्री कंडीशन की वजह से, ना कि फ्रॉड की वजह से। और जो हमारे पास में यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनका क्या होता है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में जो लार्ज अकाउंट्स हैं सिर्फ उसी में ये आपका मेनली एप्लीकेबल होता है कि बैंक ने मान लो 1000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था, बैंक ने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करा कंपनी के बोर्ड में, अब वो जितने भी इन्फॉर्म करेंगे जो जितने भी बड़े डिसीजंस लिए गए। और क्रेडिट ऑडिट में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है बैंक के क्रेडिट प्रोसेस का, तो एक ऑडिट हो रही है बैंक के खुद के लैंडिंग डिसीजंस कैसे हैं, ना कि बोरोवर को हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर बैंक के बुक्स को चेक कर रहे हैं। तो क्रेडिट ऑफिसर ने मान लो सैंक्शन करे 100 करोड़ लोन, तो क्रेडिट ऑडिट आपसे पूछेगी कि भाई ये पॉलिसी कौन सी फॉलो की थी, अप्रेजल प्रॉपर्ली करा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, मॉनिटरिंग एडिक्वेट है, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी हमने टूल्स पढ़े हैं ना, ये सारे टूल्स आपके मेंशन है, इससे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आ जाओ क्रेडिट ऑडिट के ऊपर। क्रेडिट ऑडिट यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई के पास 6 आईज होते हैं। आरबीआई कहता है सबसे पहले तो आप इम्प्रूव करो, किसको इम्प्रूव करना है, क्रेडिट पोर्टफोलियो को, ठीक है। ये हो गया एक आई आपका।
दूसरे आई में आरबीआई हमसे क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि इंस्पेक्ट करो। अब आप कहेंगे मैम इंस्पेक्ट क्या करना है, तो इंस्पेक्ट करना है सैंक्शन प्रोसेस कैसा था। ये क्रेडिट ऑडिटर आकर क्रेडिट ऑफिसर से पूछेगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना है रेगुलेटरी कंप्लायंस को। फिर क्या करोगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रिव्यू करोगे कि क्रेडिट रिस्क असेसमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में इंडिपेंडेंटली रिव्यू करोगे। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी तरह का यहाँ पर अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल है, फाइन। इसके अलावा लास्ट आई कौन सा होता है, किसी को पता है, देखो लास्ट आई होता है आपका इम्प्रूव क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ स्किल्स को इम्प्रूव करो। तो हमारे पास में क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट पूरा का पूरा होगा, जिसको हम देखेंगे। तो ये आपके पास में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा मैंने बताया। ओवरऑल क्वालिटी क्रेडिट पोर्टफोलियो की, सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू करो, कंप्लायंस स्टेटस को यहाँ पर लार्ज लोन्स का प्रोवाइड करो, फीडबैक रेगुलेटरी कंप्लायंस अक्रॉस द बोर्ड, इंडिपेंडेंट रिव्यू करोगे इन क्रेडिट रिस्क असेसमेंट का। यहाँ पर अर्ली सिग्नल जो आपके अर्ली वार्निंग सिग्नल है इनको आइडेंटिफाई करोगे, इमीडिएट रेमेडियल मेजर्स लोगे, रिकमेंड करोगे करेक्टिव एक्शन, ताकि स्टाफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को पता किया जा सके। अब ऑडिट में स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पर कैसा होगा, तो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर में यूजुअली आप देखते हैं कि या तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, या क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर जो क्रेडिट ऑडिट होता है वो क्या करेगा, इसको ना 4 लाइन में याद कर लो। सबसे पहले रिव्यू, एडवाइज, ठीक है, रिव्यू किया आपने, एडवाइस करा, फिर आपने फॉलो अप लिया, और फॉलो अप लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो प्रोसेस किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट्स को, उसकी फाइंडिंग्स जो भी हैं उन्हें एनालाइज किया जाएगा, ब्रांचेस को एडवाइस करेंगे, इरेगुलरिटीज के ऊपर फॉलो अप लेंगे, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, और एक डेटाबेस मैनेज करेंगे ऑडिटेड एडवांसेस का, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर असाइन कर रहे हैं कि स्पेसिफिक क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट या इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल स्टाफ जो है वही चीज चेक करते हैं एडिक्वेट क्रेडिट एक्सपीरियंस के साथ में, प्रोसेस और एनालाइज करा क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स को, अप्राइज करा टॉप मैनेजमेंट को, रिपोर्ट करा, एडवाइस करा फंक्शनरीज को, डेटाबेस मेंटेन करा सब्जेक्टेड एडवांसेस का, जो लोन्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं। अब क्रेडिट ऑडिट का स्कोप क्या है, देखो सबसे पहले तो अगर हमें किसी भी एक लोन की तरफ देखना है तो रिव्यू करेंगे पूरे लोन पोर्टफोलियो को। जैसे कि अगर टू मच लैंडिंग हो रही है रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, स्टील में, तो रिस्क आपका कॉन्सेंट्रेट हो गया, बैंक यहाँ पर एक्सपोजर को कम कर सकता है, फाइन। लोन रिव्यू में क्या होगा, कौन से लोन रिव्यू हो रहे हैं, फ्रेश सैंक्शन किया जाएगा, रिन्यूअल्स हमारे पास में जो हो रहे हैं 3 से 6 महीने के अंदर अंदर सैंक्शन के, लार्ज अकाउंट्स, रैंडम सैंपल लिए जाएंगे 5 से 10% दूसरे अकाउंट्स के, और सिस्टर और ग्रुप कंसर्न्स अगर हमारे सामने हैं। तो क्वालिटी क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की देखी, मेजर्स दिए कि कैसे कंसंट्रेशन जो है सर्टेन सेक्टर्स में, ताकि यहाँ पर हमें रिड्यूस करें टू मीट प्रूडेंशियल लिमिट्स। इसके अलावा हमारे पास में रिव्यू करेंगे फ्रेश प्रपोजल्स और रिन्यूअल्स को विद इन 3 to 6 months। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स जो है उनमें कट ऑफ लिमिट देखी जाएगी, रैंडम 5 से 10% रिमेनिंग पोर्टफोलियो का। ऑडिट एक्शन पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे कंप्लायंस बैंक के लेट डाउन पॉलिसीज का रिगार्डिंग सैंक्शंस, एग्जामिन करेंगे एब्सोल्यूट एडिक्वेसी सभी लोन डॉक्यूमेंटेशन की, कंडक्ट और रिव्यू करेंगे क्रेडिट रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी, एग्जामिन करेंगे कि कंडक्ट कैसे, अकाउंट का फॉलो अप यहाँ पर फंक्शनरीज लेंगे, ओवरसी करेंगे क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं रिगार्डिंग सीरियस इरेगुलरिटीज एंड रिपोर्टिंग एक्सेप्शंस। तो हमारे पास में यहाँ पर आपको क्रेडिट ऑडिट जो होती है वो पॉलिसी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, अकाउंट का कंडक्ट कैसा है, कैसे एक्शन लिए गए इरेगुलरिटीज के ऊपर, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इन सबको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू आता है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास में डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क हाई, मीडियम, लो, हर 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में हमारे पास में रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में
आता है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में क्या होगा, क्रेडिट ऑडिट जो है वो हमेशा ब्रांच में होगी जहां पर लोन को सैंक्शन किया गया, ठीक है। तो ऑन साइट मतलब एट द अप्राइजिंग ब्रांच, जिस ब्रांच ने लोन को यहाँ पर आपका सैंक्शन किया था। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्टेन करेंगे रिपोर्ट्स को, जो भी दूसरी ब्रांचेस थी अगर उनसे जरूरत पड़ती है, और सभी रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे। तो जो क्रेडिट ऑडिटर्स होते हैं वो बोरोवर की फैक्ट्री या ऑफिस को विजिट नहीं करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं जिसमें से लोन दिया गया था। फाइन। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, लीगल ऑडिट का मैंडेट क्या है। तो देखो ये कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं उनमें लीगल ऑडिट होगी। लीगल ऑडिट क्या है कि जो बैंक है वो पीरियोडिकली वेरीफाई करेगा कि टाइटल डीड्स कैसी है, ये रहा टाइटल डीड्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या दिखेगा, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स की ओनरशिप के ऊपर बात करेगा और रेलेवेंट अथॉरिटीज के ऊपर बात करेगा, ठीक है। तो मान लो किसी बोरोवर ने फेक प्रॉपर्टी पेपर्स दे दिए, 20 करोड़ का लोन लिया बिना वेरिफिकेशन के, बैंक को ह्यूज लॉस होगा। तो आरबीआई बैंक्स कह रही है कि भाई पीरियोडिक लीगल ऑडिट करोगे, रीवेरीफाई करोगे टाइटल डीड्स को, इससे जो लोन जब तक फुल्ली रीपे नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहोगे। तो बैंक एक क्वार्टरली रिव्यू नोट देता है अपनी खुद के, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी, और इसके अलावा यहाँ पर ऑडिट कमेटी को भी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लीगल ऑडिट्स के रिगार्डिंग इनको रिपोर्ट देनी होती है। तो लोन सैंक्शन करने के बाद में मॉनिटर कर अकाउंट का कंडक्ट कैसा है, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स ली, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट की, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करा, स्टॉक रिसीवेबल का ऑडिट किया, एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस की, क्रेडिट ऑडिट की, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करा, करेक्टिव एक्शन लिया, और अगर जरूरत पड़ी तो अब हम यहाँ पर रिकवरी भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या रहते हैं, तो बताओ यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या होंगे। देखो, फ्रिक्वेंट ओवरड्रॉइंग हो रही है कि भाई हमारे पास में ना जो कैश फ्लो है इसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बार बार यहाँ पर ओवरड्रॉ कर ले रहे हैं अपनी लिमिट्स को, जैसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट है, चेक रिटर्न्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉक स्टेटमेंट्स में डिले है, मतलब मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही, कंसीलमेंट किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, अकाउंट का टर्नओवर अगर लो हो गया तो बिजनेस स्लो डाउन में चला गया, ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक से हो रहे हैं मतलब आप बिजनेस को डाइवर्जन कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट में ईएमआई मिलने में डिले है मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेस है, अगर मान लो लेटर ऑफ क्रेडिट डिवॉल्व हो गया कि यहाँ पर आपकी जो कस्टमर थी वो एक बायर थी, उस कंपनी ने यहाँ पर अपने ही सप्लायर को पेमेंट नहीं करी जिसकी वजह से बैंक को पेमेंट करनी पड़ी, तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो रखा है, बैंक गारंटी अगर इन्वोक हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट इशू आ गया, नॉन मूविंग स्टॉक है इन्वेंट्री के अंदर तो इन्वेंट्री की क्वालिटी काफी खराब है, और अगर रिसीवेबल्स 6 महीने से ज्यादा के हो गए हैं तो मतलब कि कस्टमर यहाँ पर, हमारा जो बैंक का कस्टमर है वो अपना पैसा अपने ही जो क्रेडिटर्स हैं जिनको यहाँ पर आपने उधार पर सामान बेचा, डेटर्स हैं सॉरी, उनसे पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, और हाइप कर दिया करो वीडियोस को, उससे इसकी यहाँ पर रीच बढ़ जाएगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।